नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। दोस्तों, शब्द तो सबके पास होते हैं, लेकिन भाषा सभी के पास नहीं होती। और उस पर ऐसी भाषा कि उसमें कही गई बात उस बात का ही श्रृंगार बन जाए। भाषा को जरिया बनाकर जज्बात को बयान कर देने वाला अगर कोई ऐसा हो कि उसके न रहने से उस भाषा के आसमान का एक अहम सितारा टूटता सा लगे, ऐसी भाषाई ढब तो अब विरलों में ही देखने को मिलती है। क्योंकि अब भाषाएं भी तो धर्म, जाति, मजहब से जोड़कर देखी जाने लगी हैं। सो आपके साथ इस खबर का साझापन करते हुए हमारा अफसोस थोड़ा और गहरा रहा है कि वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर गोपीचंद नारंग अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आप में से काफ़ी साहिबान शायद ये जानते ही होंगे कि 15 जून को उन्होंने 91 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली थी। उम्र के इस पड़ाव पर वे कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना के चार्लोट में अपनी बेटी की देखरेख में रह रहे थे। यूं तो प्रोफेसर गोपीचंद नारंग हिंदी, अंग्रेजी के अलावा संस्कृत, पश्तो, बलूची और फारसी भाषाओं में भी अच्छा खासा दखल रखते थे, लेकिन मोटे तौर पर उन्हें उर्दू का सिरमौर माना गया। लगभग 57 किताबों का रचयिता, ऐसा सिरमौर जिसके लिए कभी हिंदी साहित्यकार कमलेश्वर जी ने कहा था कि प्रत्येक भारतीय भाषा को एक गोपीचंद नारंग की ज़रूरत है। अगर आज के माहौल को देखते हुए बात की जाए तो शायद बहुतों को हैरानी हो सकती है कि गोई गोपीचंद उर्दू साहित्य का प्रतीक कैसे बन सकता है। उस पर तुर्रा ये कि वो जितनी अच्छी उर्दू जानता था उतनी ही अच्छी संस्कृत भी कैसे जानता था। लेकिन जो लोग भाषा को मजहब के खाने में बांट कर देखने के आदी नहीं हैं, उन्हें ना तो इस बात पर कोई हैरानी होती होगी कि हिंदी के कथा सम्राट प्रेमचंद जी ने भी कभी अपना शुरुआती लेखन उर्दू में ही किया था, और ना आज ये बात कोई जोर देने लायक लगती होगी कि कैसे कोई गोपीचंद नारंग वर्तमान उर्दू साहित्य का पर्याय बन गया था। प्रोफेसर गोपीचंद नारंग का लेखन सरहदों की धूल को धूल समझता था। इसीलिए उनके लिखे, उनके कहे की मकबूलियत किसी सरहद के दायरे में सिमटती ही नहीं थी। इसी मकबूलियत ने अगर उन्हें भारत का पद्मश्री, पद्म भूषण, गालिब अवार्ड, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इकबाल सम्मान, भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी सम्मान दिलवाया, तो पाकिस्तान का सितारा इम्तियाज भी उनके नाम हुआ। केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये हमारे देश के वे 3 प्रमुख शिक्षा संस्थान हैं जिन्होंने उन्हें डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की थी। सम्मान, पुरस्कार, अवार्ड्स और उपाधियों का ये सिलसिला बहुत लंबा है। और इतना ही नहीं, वे उर्दू के एकमात्र ऐसे साहित्यकारों में शुमार थे जिन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों ही जगहों के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जा चुका था। प्रोफेसर गोपीचंद नारंग के 91 साला जीवन और उनके साहित्यिक योगदान पर अगर हम एक सरसरी नज़र डालें तो वे अविभाजित भारत के उस हिस्से में जन्मे थे जो वर्तमान भारत पाकिस्तान की सरहद के पास बलूचिस्तान प्रांत का दुक्की इलाका कहलाता है। साहित्य की, अदब की शुरुआती शिक्षा दीक्षा उन्हें अपने घर से अपने पिता धर्मचंद नारंग से ही मिली थी, जो कि खुद फारसी और संस्कृत के गहरे जानकार थे। फिर जब दिल्ली की हवा और पानी नसीब हुई तो यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहले उर्दू में एमए किया और फिर शिक्षा मंत्रालय की फेलोशिप की मदद से उर्दू में ही डॉक्टरेट की उपाधि पाई और फिर वही सेंट स्टीफन कॉलेज में उर्दू पढ़ाने लगे। अपने देश में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी बतौर शिक्षक अपनी सेवाएं दी थीं। और विदेश की अगर बात करें तो वह अमेरिका के विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में और फिर उसके बाद मिनेसोटा, मिनियापोलिस और ओस्लो विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर भी रहने का सम्मान पा चुके थे। साल 1996 से 1999 तक वे दिल्ली उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष भी रहे। मानव संसाधन मंत्रालय की महत्वाकांक्षा परियोजना नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज से 1998 से लेकर 2004 तक जुड़े रहे।
1998 से लेकर 2002 तक साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष रहे और फिर 2003 से लेकर 2007 तक साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी रहे थे। बात चाहे भाषा की हो, साहित्य की हो, कविता की हो, शेरो शायरी की हो या फिर आलोचना ही क्यों ना हो, प्रोफेसर गोपीचंद नारंग का दखल हर जगह नजर आता है। उन्होंने उर्दू अफसाना, रवायत और मसाइल, इकबाल का फ़न, अमीर खुसरो का हिंदवी कलाम, जदीदियत के बाद जैसी रचनाओं के ज़रिए पाठकों के दिलों में अपनी पैठ बनाई। गोपीचंद नारंग जी ने हाल के वर्षों में मीर तकी मीर, गालिब और उर्दू गज़ल पर अपने प्रमुख कार्यों का अंग्रेज़ी अनुवाद भी किया था। इनके द्वारा रचित एक समालोचना साक्तियात पस साक्तियात और मशरिकी शेरियात के लिए उन्हें सन 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उर्दू से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर गोपीचंद नारंग को हिंदी वाले अपना कहते थे और उर्दू वाले अपना। हालांकि लिखा उन्होंने हिंदी में भी, उर्दू में भी और अंग्रेजी में भी, लेकिन समझने वाले इस बात को समझ सकते हैं कि प्रोफेसर गोपीचंद नारंग ने अपना पूरा जीवन जिस तरह से रचना कर्म को समर्पित किया था वो अपनी मिसाल आप था। वे अपनी नागरिकता के कॉलम में भारतीय लिखते ही नहीं थे बल्कि सच्चे भारतीय थे भी। और बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि उर्दू से प्यार करने वाला, उर्दू में लिखने पढ़ने वाला, उर्दू बोलने वाला भी उतना ही भारतीय होता है जितना विशुद्ध हिंदी में बोलने का दावा करने वाले। वैसे इस बात पर हंसा ही जा सकता है कि क्या शुद्ध हिंदी या शुद्ध उर्दू जैसी भी कोई शय होती है। इस पर तो भाषाई विद्वान ही बहस करें। हम तो भाषा को जज्बात की बयानी का जरिया मानते हैं। ये आज इतना अहम मुद्दा है कि इसी को आधार बनाकर बहुत से लोगों को सच्चा भारतीय होने का सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार मिल गया है। उनके लिए ये समझना बड़ा मुश्किल काम होगा कि किसी भी भाषा में प्रोफेसर गोपीचंद नारंग होने के क्या मायने होते हैं। जिस तरह से प्रोफेसर गोपीचंद नारंग ने अपने आखिरी दिनों तक लिखना पढ़ना जारी रखा था, उसे देखकर मिर्ज़ा गालिब साहब का ये शेर बेसाख्ता ही याद आ जाता है कि गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। द वायर परिवार की ओर से हम प्रोफेसर गोपीचंद नारंग की स्मृति को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।